हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पार्ट 3 के अंतर्गत डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण या हम यह कहें संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे प्रदर्शित करते हैं इनके बारे में आपको बताया था। आज उसी के आगे डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण या संक्रमण श्रेणी के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि परमाणु और आणविक त्रिज्याएं कैसे संक्रमण श्रेणी या डी ब्लॉक तत्वों के लक्षणों में परिवर्तन होता है, इसके बारे में देखेंगे। किसी संक्रमण श्रेणी के संक्रमण तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आणविक त्रिज्याएं धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी जो त्रिज्याएं होती हैं, जैसे जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं स्कैंडियम, ध्यान देंगे, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना। यहाँ पर इनका कहने का मतलब यह है कि जो परमाणु और आणविक त्रिज्याएं होती हैं पहले धीरे धीरे क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन एक क्रम आने के बाद उनके परमाणु और आणविक त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, मतलब बराबर हो जाती हैं, है ना। मतलब कि पहले स्कैंडियम का परमाणु त्रिज्या अधिक होती है टाइटेनियम का अपेक्षा, टाइटेनियम का अधिक होगी वैनेडियम का अपेक्षा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है इनकी परमाणु त्रिज्याओं में स्थिरता आ जाती है। लगभग मैंगनीज, ध्यान देंगे, मैंगनीज है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इन सभी की आणविक त्रिज्याएं और परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाती हैं, है ना। तो वही कहने का मतलब इनका था कि संक्रमण श्रेणी, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जैसे जैसे आगे बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो निरंतर घटती हैं और एक यहाँ तक मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट तक जाते जाते इनकी परमाणु और आणविक त्रिज्याओं में स्थिरता आ जाती है, लगभग बराबर हो जाती हैं, है ना। तो कहने मतलब यही है, यही लिखा गया। किसी संक्रमण श्रेणी के संक्रमण तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आणविक त्रिज्याएं धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती हैं, है ना। आइए अगला टॉपिक, आयनन विभव। आयनन विभव सबसे पहले होता है क्या, आप जानते हैं कि आयनन विभव किसी भी परमाणु से उसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आयनन विभव कहलाता है। आप इसको अच्छे से जानते हैं कि जैसे हमने कहा किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। मतलब जितनी ऊर्जा हमको इस मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। वैसे देखा जाए तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पहले आवर्त में ध्यान देंगे, आवर्त सारणी को आप ध्यान देंगे। आवर्त सारणी में देखा जाए तो पहले एस ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक आता है और इसके बाद पी ब्लॉक आता है। इसका मतलब कि जो डी ब्लॉक का आयनन विभव का मान होगा वह एस और पी ब्लॉक के मध्य में होता है ना। जो आयनन विभव का मान होता है डी ब्लॉक के एलिमेंटों का, हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो इनके जो आयनन विभव का मान होता है वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है ना। वैसे जो मापा गया है आयनन विभव का मान जो मापा गया है, लगभग ये बताया गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों के आयनन विभव का जो मान होता है लगभग 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। कितना, 6 से
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक माना गया है, मतलब कि ये मापा गया है कि डी ब्लॉक तत्वों के आनंद विभव का मान होता है। इसका मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके आनंद विभव का जो मान होता है वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कहाँ पर होता है, बीच में होता है, मध्य में होता है। और इनका जो मान मापा गया है वह लगभग 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होते हैं। ठीक है ना। हमने बताया कि आनंद विभव होता है क्या, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीज से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यदि मान लेते इसके मतलब इसमें इसको उत्सर्जित कराने में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है, आनंद विभव कहलाता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना। तो संक्रमण धातुओं के प्रथम आनंद विभव दीर्घ आवर्तों में स्थित एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के आनंद विभव के बीच के हैं, हमने आपको बताया भी। इनके प्रथम आनंद विभव का मान 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य है। आप इससे नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो आनंद विभव का मान होता है डी ब्लॉक तत्वों का वह है एस और पी ब्लॉक के दोनों के मध्य में होता है। जो मापा गया है वो लगभग इतना या 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य मापा गया है। आपको आनंद विभव का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना जानते रहें कि आनंद विभव का मान एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, जिसका मान लगभग 10 से 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होते हैं। ठीक है ना। अगली हेडिंग देखेंगे, संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता। संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता ध्यान देंगे। रिएक्टिविटी क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की या डी ब्लॉक तत्वों की। संक्रमण धातुएं क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं से कम क्रियाशील हैं, क्योंकि इनकी ऊर्ध्वपातन ऊष्माएं और इनके आनंद विभव और गलनांक ऊंचे हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनियम हुआ, ये आदि ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है। उनको हम कौन सी धातु कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, इन्होंने ये बताया कि क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। सबसे पहले आप तो ये जाने कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु हैं कौन। आप जानते भी हैं कि जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं, जो फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग के तत्व हैं, फर्स्ट वर्ग के तत्व क्षार धातु ध्यान देंगे, और सेकेंड वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं, ध्यान देंगे, फर्स्ट वर्ग के तत्व जो आते हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। और उसी में सेकेंड वर्ग के जो तत्व होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम होते हैं। इनकी जो क्रियाशीलता होती है वह डी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व आएंगे, इसके बाद डी ब्लॉक के जो तत्व प्रारंभ होंगे, इनके बाह्यकोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इनमें जो होती है, इनके बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इनके बाह्यकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इनमें जो नाभिकीय आवेश होता है बहुत कम होता है, इस कारण से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड वर्ग में जो होते हैं, इनके बाह्यकोश में, फर्स्ट वर्ग के बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह भी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस कारण से इसके आनंद विभव का मान कम होता है, नाभिकीय आवेश यहाँ पर कम होते हैं। सेकेंड वर्ग की कंडीशन भी वही होती है, इनके भी बाह्यकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह भी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस कारण से इसका भी आनंद विभव का मान कम होता है। लेकिन डी ब्लॉक में जाने के बाद इनके जो बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एस और डी ब्लॉक दोनों के तत्व इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ा कम अनुकूल होती है। इस कारण से इनके आनंद विभव का मान अधिक होता है, और आनंद विभव का मान अधिक होने और ऊर्ध्वपातन ऊष्माएं अधिक होने के कारण
मतलब कि आयरन विभव, और यही कारण है कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऊर्ध्वपातन उष्माएं और इनके आयरन विभव और गलनांक ऊंचे होते हैं। कारण यही है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है इनके बाह्यकोश से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कम अनुकूल होता है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट और सेकंड वर्ग के तत्वों की अपेक्षा, क्योंकि फर्स्ट वर्ग के तत्व को क्षार धातु कहते हैं और सेकंड वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है ना। किसकी अपेक्षा, डी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा, ठीक है ना। अगली हेडिंग हम देखेंगे रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। संक्रमण धातुओं में डी ऑर्बिटलों के, ध्यान देंगे, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। जो संक्रमण धातु होते हैं रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, उसका कारण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। संक्रमण धातुओं में डी ऑर्बिटलों के, ध्यान देंगे यहाँ पर डी ऑर्बिटलों के, हाँ, डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रेटेड कॉपर 2 आयन D9 और कॉपर सेकेंड आयन के संकुल यौगिक नीले रंग के होते हैं, परंतु कॉपर फर्स्ट मतलब कॉपर की फर्स्ट ऑक्सीकरण संख्या के यौगिक सफ़ेद होते हैं, क्योंकि कॉपर फर्स्ट में डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। देखेंगे हमने अभी आपको बताया कि इनकी जो कलर होते हैं, जो रंगीन यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो डिपेंड करती है इनके आवेश के ऊपर। यदि इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तित होती हैं तो इनके कलर भी क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखें, यदि हम कॉपर सेकेंड की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इन्होंने बताया कि जो कॉपर सेकेंड ऑक्सीकरण संख्या देता है वो कैसा कलर उत्पन्न करता है, नीले रंग का। लेकिन वहीं पर यदि कॉपर फर्स्ट की बात करें तो ये कैसा कलर देता है, सफ़ेद। इससे मतलब यह है कि इनकी जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा तो इनके कलर भी क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है यदि कॉपर 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हम पाएंगे कि इसके बाह्यकोश में 3D9 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 होता है और 4s1 होता है ना। यहाँ तक तो रहेगा 3p6 और उसके बाद 3D10 होता है और 4s1 होता है, कॉपर अपवाद है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉपर तो यस का इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर देगा, है कि नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, डी ऑर्बिटल से। जब डी ऑर्बिटल से निकलेगा तो बचे क्या, 3D9 बचेगा। लेकिन जब 3D9 कॉपर की जब ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है तो ये कैसा कलर देता है, नीले रंग का। और जब उसी में कॉपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब यस का डोनेट कर देगा तो बचेगा 3D10। अब यहाँ पर डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा है। डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होने के कारण कॉपर का कैसा, कॉपर फर्स्ट का कलर कैसे आता है, सफ़ेद आता है। कहने का मतलब यह है कि कॉपर यदि 2 प्रकार मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या जिसमें कॉपर की सेकेंड होगी वह नीले रंग का होगा, और जिसमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 1 आएगी उसका कलर कैसा होगा, सफ़ेद होगा, है ना। जैसे हम आपको बताएं यहाँ पर जो है CuCl2 हुआ या CuCl, ध्यान देंगे हमारी बात को। यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी आएगी, Cu2+ आएगी, है ना। तो ये जो यौगिक होगा वो नीले रंग का होगा। लेकिन यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी आएगी, +1 आएगी, है ना। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी होगी, +1 होगी। तो ये कैसा कलर देगा, ये सफ़ेद देगा। तो इनकी जो कलर होते हैं, जो रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो डिपेंड करती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या पर, और ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होने के साथ साथ इनका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। एक क्यूप्रिक क्लोराइड होगा और एक क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड। लेकिन इस कंडीशन में जो CuCl2 बनाया है इनमें जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 होगी, Cu2+ होगा। तो यहाँ पर जो इसका कलर होगा और नीले रंग का होगा। लेकिन यहाँ पर जो यौगिक बनाया है कॉपर
क्यूप्रिक क्लोराइड जो बनाया है, जो CuCl बना है ना, क्यूप्रस क्लोराइड, इस कंडीशन में इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी A आएगी, Cu+ आएगा, है ना। और इस कंडीशन में इनका जो कलर होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद होगा। हमने कहा कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 मतलब +1 है ना। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन होने के साथ साथ इनके कलर भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर A नीले रंग का होगा और यहाँ पर कैसा होगा, सफ़ेद होगा, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण संख्या दोनों कंडीशन में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यही बताना था आपको। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण। आप बहुत पहले से भी पढ़ रहे हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। आप जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वे होते हैं जिन तत्वों के ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय कहते हैं। देखेंगे, डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातुओं के आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय गुण डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। हमारी बात को ध्यान सुनेगी। हमने बताया कि डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण, हमने कहा कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिन तत्वों के डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातुओं के आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय गुण डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कौन अनुचुंबकीय होगा, कौन प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे हम कॉपर 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। आप जानते हैं कि अभी हमने बताया कि आपको कि इनके जो बाह्यकोश का विन्यास होता है 3d10 होता है, 4s1 होता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुके हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी दिखा रही है, +2 दिखा रही है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुके हैं तो इनके बाह्यकोश में कितना बचा, 3d9। आप बताएं, जो डी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर देखते हैं, जो कॉपर, अगर कॉपर 2 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हम करते हैं तो अगर देखा जाए वैसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान देंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3d10, 4s1 होता है। और जब 2 की बात करेंगे तो यह एक इलेक्ट्रॉन यस का निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, डी से निकलेगा, तो बचे क्या, 3d9। ध्यान दें, आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल एक एक इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं और इसके बाद हम युग्मित करते हैं, है ना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 8, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, अनपेयर्ड है ना। और जिन तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। यहाँ पर एक देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यह युग्मित नहीं है। ये तो 4 युग्मित हुए अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, युग्मित है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से इनको इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। और इनको जब चुंबक के समीप रखा जाता है तो चुंबक के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, इसी कारण से, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड अयुग्मित सिंगल है। इस कारण से मतलब कि चुंबक के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। लेकिन वहीं पर यदि हम कॉपर फर्स्ट की बात करें तो आप देखेंगे इनकी आप बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 3d10 आएगा, क्योंकि सिर्फ 4s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब s का इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेगा क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या 1 दे रहा है तो 3d10 बचेगा। अब बताएं, अब 3d10 की केस में अगर देखा जाए तो 3d10 की केस में आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 जो 5 ऑर्बिटल हैं
10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो सभी ऑर्बिटल क्या है, फील्ड है, सभी ऑर्बिटल क्या है, भरे हुए हैं। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और इस कारण से इनको चुंबक के समीप रखने पर ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक के समीप रखने पर क्या होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं। और इस कारण से कॉपर से जो फर्स्ट आयन है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। तो कॉपर फर्स्ट प्रतिचुंबकीय होगा, क्यों? क्योंकि इसमें सभी ऑर्बिटल फील्ड हैं, भरे हुए हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से इनको चुंबक के समीप रखने पर ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। और ये क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। और ये क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और ये चुंबक के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे इस केस में, कॉपर फर्स्ट केस में, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिनके ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, उनको चुंबक के समीप रखने पर वो प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना। तो ये जो नेचर है, ये नेचर डी ब्लॉक के तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आपको बताया कि कॉपर सेकंड जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। और जो कॉपर फर्स्ट है वो डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके बाह्य कोश पूर्ण रूप से फील्ड है, 3d10 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। इस कारण से ये चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं बल्कि प्रतिकर्षित होता है और इस कारण से क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का व्यवहार होता है। तो हमने आपको आज परमाणु त्रिज्या, आनन विभव, क्रियाशीलता, संक्रमण धातुओं, डी ब्लॉक के तत्वों के रंगीन यौगिक कैसे बनाते हैं, क्या कारण है रंगीन यौगिक बनाने का, है ना, अनुचुंबकीय लक्षण कैसे प्रदर्शित करते हैं, इन सभी के बारे में आज आपको हमने बताया। ठीक है ना। आप इनका नोट्स बनाते रहेंगे जिस प्रकार से लिखा गया है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा, नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।